हेलो एंड वेलकम टू वेदांता कोचिंग एकेडमी सुंदरनगर। माय नेम इज सपना चौहान। हम लोग कवर कर रहे हैं हमारी पॉलिटी टीजीटी के लिए। तो जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, आज हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक है हमारी डीपीएसपीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, दूसरा है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की, तो यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है क्या, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। हमने स्टार्टिंग में देखा था ना कि आपसे मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई भी चीज कहाँ से बोरो की गई है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज कहाँ से आए थे हमारे? ये आए थे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937 से। ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937 से हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज बोरो किए गए थे। पहला पॉइंट। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि ये आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे क्या, जो हमारा फंडामेंटल राइट वाला था उसको हमने क्या बोला था, कुछ सबने उसको नाम दिया था मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला गया था? हाँ, आर्टिकल 32 या अनुच्छेद 32 को। उसी तरह B.R. अम्बेडकर जी ने हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को क्या बोला है? नोबल फीचर्स। कई बार आपको कैसा आ जाएगा ना एग्जाम में, क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि एक तरफ ये चीजें दी होगी, मैच द फॉलोइंग में भी आ जाएगा। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, पर आपने ये प्रॉपर याद रखना है कि किस चीज को क्या बोला गया है। अब दूसरा, हमारे अस्टिन जी ने बोला था डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स को संविधान का विवेक या कंसेंसस ऑफ संविधान। ठीक है, उसका अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि कंसेंसस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है, एक ये सवाल आ जाएगा, तो उसमें क्या आएगा हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज डीपीएसपी प्लस फंडामेंटल राइट। और किसने बोला था? तो हमारे ये ग्रैनविल अस्टिन जी ने बोला था। अब सिर्फ B.R. अम्बेडकर जी ने अकेले डीपीएसपी को बोला था हमारे नोबल फीचर्स ना। उसके बाद क्या आता है हमारे फिलॉसफी एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसको बोला जाता है? ये अगेन हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज और फंडामेंटल राइट्स को बोला जाता है। अब यहाँ देखो, ये जितनी ये 5 लाइन है ना, ये यहाँ तक हर लाइन में क्वेश्चन है। आपको हर एक लाइन आपके एग्जाम में पूछ ली जाएगी। पहला आ गया कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है, फिर B.R. अम्बेडकर जी ने क्या बोला इसको, फिर अस्टिन ने क्या बोला, फिर आता है फिलॉसफी एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फिर ये कौन से पार्ट में आता है और कहां से कहां तक आता है, ये हमने प्रॉपर याद रखना है। पार्ट 4 आ गया है, पार्ट 3 तक हमने पढ़ लिया था ना। मैंने बोला था कैसे स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आज हम पार्ट 4 पे पहुंच गए। अब पार्ट 4 में क्या है, आर्टिकल 35 तक हमने देखे थे। क्या थे आर्टिकल 35 तक? हाँ, फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार। अब 35 से 51 तक आ गए हमारे डीपीएसपी। अब देखो, ये अब आपको रटने की जरूरत तो नहीं पड़ी ना। जब हम एक अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहे हैं ना, तो हम टेक्निकली ये बोल देंगे कि आज बाय द एंड ऑफ दिस क्लास हमको 1 से लेके 51 तक सारे आर्टिकल्स पता है। एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो तो पता है। उसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट, नीचे देखते हैं। ये तो हमने देख लिया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज कहाँ से लिए गए, इनके बारे में क्या क्या बोला। अब आता है कि ये है क्या है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की बात हो रही है कि भी जो स्टेट है ना, स्टेट का मतलब राज्य या देश, ठीक है, उसको लोगों के वेलफेयर के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए, ये यहाँ पर वो चीजें दिखाई गई है। और ये मॉरल ऑब्लिगेशन लगाती है। मॉरल ऑब्लिगेशन मतलब नैतिक, ठीक है, नैतिक दायित्व। ठीक है, कि स्टेट का क्या है, उसका नैतिक दायित्व है। क्या है नैतिक दायित्व? राज्य के अधिकारियों पर उनके आवेदन के लिए नैतिक दायित्व लागू करे, लेकिन उनके पीछे असली ताकत राजनीतिक नहीं है। राजनीति ये गलत है, यहाँ लिखा हुआ। बट द रियल फोर्स बिहाइंड देम इज पॉलिटिकल, दैट इज पब्लिक। पॉलिटिकल कैसी? राजनीतिक, वैसे वाले राजनीतिक नहीं कि एक ये पार्टी, पब्लिक ओपिनियन वाला, कि लोगों का भले वाला, कि ऐसे नहीं। ये मतलब अगर आप इसको एक क्रक्स में देखोगे ना, क्रक्स में इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बोला कि जो स्टेट है उसने लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है। कुछ मॉरल ऑब्लिगेशंस है कि ये काम आपको करने पड़ेंगे। स्टेट को अपने लोगों के लिए
प्रॉपर पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के कुछ काम करने पड़ेंगे। पॉलिटिक्स यहाँ पर लिखा गया ना, पॉलिटिक्स दैट इज पब्लिक ओपिनियन, वो वाली पॉलिटिक्स नहीं कि मतलब पार्टीबाजी वाली पॉलिटिक्स नहीं। उसके बाद ये कैसे हैं हमारे, ये बता रहे हैं हमारे सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बारे में। और ये आपने याद रखना है, ये पॉजिटिव इन नेचर होते हैं, ठीक है। जैसे फंडामेंटल राइट्स देखे थे ना हमने, उन्हें जो फंडामेंटल राइट्स थे वो कुछ क्या थे, कुछ नेगेटिव इन नेचर थे ना, कि वो आपको कुछ काम करने से रोक रहे थे, कुछ ऐसे। ये जो है हमारे, ये पॉजिटिव इन नेचर है, ये भी आपने प्रॉपर याद रखना है। ऐसे ऐसे सवाल ही आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। दूसरा क्या है, ये जो फंडामेंटल राइट्स है उनके सप्लीमेंट्री है, ठीक है। सप्लीमेंट्री को बोलेंगे किस तरह से, जैसे किसी को पूरक या उसको पूरा करते हैं, कि बिना सप्ली, तभी इनको फिलॉसफी एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया ना फंडामेंटल राइट्स। अगर मान लो सिर्फ फंडामेंटल राइट ही राइट दे देते, कुछ स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, तो वो हमारा जो मोटिव था वो पूरा नहीं होगा ना। वो मोटिव कब पूरा होगा, जब दोनों मिलके काम करेंगे, क्या फंडामेंटल राइट्स भी होंगे और स्टेट की भी कुछ ड्यूटीज होंगी। ये हो गया। अब इसमें ही आते हैं हमारे, मैं आपको बार बार बोलती हूँ ना कि कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो हमने देखने हैं, वो मैं आपको जहां जहां जिस चीज से रिलेटेड है ना, वो मैं आपको बता रही हूँ साथ साथ में। अब यहाँ आता है हमारा मिनर्वा मिल केस 1980 का। ये क्या बताता है, ये बताता है कि ये हमने पहले भी किया था, उसमें क्या बोलते हैं फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में, पर यहाँ मैं इसको इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वहां पर ये दोनों के बीच बैलेंस की बात कर रहा है, किसके, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बीच बैलेंस की बात कर रहा है। बस आपने इतना एसेंस याद रखना है इसका। कई बार ये पूछ लिया जाता है ना कि इसमें आप जो केसेस है ना ये वाले, इनमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे। इनमें क्वेश्चन बनेगा, ए आपका बनेगा कि ये केस कब हुआ, या कि मिनर्वा मिल केस किसके बारे में था। तो आपने बस इतना याद रखना है, ये था मिनर्वा मिल केस था बैलेंस बिटवीन, ठीक है, संतुलन किसके बीच, फंडामेंटल राइट, हाँ, मौलिक अधिकार और, हाँ, ठीक है, डीपीएसपीस के बीच। उसके बाद हमारा फिर आता है गोलकनंदा केस, ठीक है। जो गोलकनंदा केस है उसमें बता रहा है, उसमें क्या बोला गया हमारे को कि जो आर्टिकल 39B और 39C, ठीक है, वो अफेक्ट करते हैं, जो आर्टिकल 39B और 39C जो डीपीएसपीस के अंदर आता है हमारे को, ये ना, should not be declared as unconstitutional and void on the ground of violation of Article 14 and 19, ठीक है, कि अगर कोई रूल या कोई रेगुलेशन, ठीक है, वो आर्टिकल 39B और 39C के रिस्पेक्ट से हमारी जो स्टेट इम्प्लीमेंट कर रही है उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोला जाना चाहिए। किस आधार पे, हमने बोला था ना कि अगर कोई मतलब ऐसा कानून जो मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है उसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देंगे, जो आर्टिकल 14 और 19 के आधार पे, ठीक है। तो उसको कि भी ये इनका वायलेशन कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अगर किसके अंदर होना चाहिए, पर आपने ये ध्यान रखना है, सिर्फ आर्टिकल 39B और उसका 39C, सिर्फ इन दो के आधार पे। अब जो हमारे B.N. राव जी थे, हमने पहले देखा था ना, वो क्या थे, एडवाइजर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था, दैट द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, कि एक जो इंसान है उसके जो अधिकार है ना वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड होने चाहिए, कि कुछ जस्टिसेबल हो, जो जिनको हम लॉ के द्वारा इन्फोर्स कर सके, ठीक है, और कुछ नॉन जस्टिसेबल हो। उसी के आधार पर ना फिर हमारे क्या है, जो नॉन जस्टिसेबल वाले राइट्स थे वो हमारे कहाँ डाल दिए गए, डीपीएसपीस में। जस्टिसेबल वाले राइट कहाँ थे, हमारे फंडामेंटल राइट में, और जो नॉन जस्टिसेबल वाले थे वो कहाँ आ गए, हमारे डीपीएसपीस में। अब इनके क्या क्या फीचर्स हैं, मैंने आपको क्या बोला है, पहली लाइन मैंने आपको ये समझाई थी कि ये रिकमेंडेशन दे रहे हैं, किसको रिकमेंड कर रहे हैं, स्टेट इन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, ठीक है। कौन से, जो हमारे लेजिस्लेशन से रिलेटेड कुछ काम होगा, कुछ एग्जीक्यूटिव कार्यकारी काम होगा, या कुछ प्रशासनिक काम होगा, उसमें ये
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इंस्ट्रक्शंस है कि आपने लेजिस्लेटिव मामलों में कैसे डील करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में कैसे डील करना है। उसके बाद ये इसके साथ रिजेंबल करता है, ये आपने प्रॉपर याद रखनी है। ये वाली स्टेटमेंट ये आपको डायरेक्ट उठा के एग्जाम में पूछ ली जाएगी। ये रिजेंबल करता है हमारे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के साथ। वो भी एक तरह का निर्देश है ना, एक तरह की सरकार को ऐसे ऐसे काम करना है, तो ये इसके साथ रिजेंबल करता है। ये वाला पॉइंट भी आपने याद रखना है, ये भी आपको एग्जाम में एज इट इज पूछ लिया जाएगा। अब इसका काम क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की जब हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या क्या है? हमारे इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी कि इकोनॉमिक वे में उन्होंने कैसे काम करना है, सोशल वे में कैसे काम करना है, पॉलिटिकल वे में कैसे काम करना है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि जो स्टेट है हमारी वो वेलफेयर स्टेट होनी चाहिए, ना कि एक पुलिस स्टेट। वेलफेयर स्टेट का काम क्या होगा? जो लोगों के भले के लिए काम करेगी। अब मैंने बार बार आपको एक ही चीज बोला कि ये एम करते हैं किस पे? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिलिटी, जो कि प्रेमबल में मेंशन करते हैं हमारा। आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि जो प्रेमबल में मेंशन हमारी जस्टिस, लिबर्टी, ठीक है, जिसको हम हिंदी में अगर हम बात करें, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को पूरा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का कौन से वाला पार्ट रोल प्ले कर रहा है? उसमें हमारा डीपीएसपीज भी रोल प्ले करते हैं। उसके बाद आता है, मैंने आपको पहले बोला था कि ये नॉन जस्टिसेबल है। जस्टिसेबल वाले जो राइट्स हैं वो हमने कहाँ देखे थे? फंडामेंटल राइट में। उसके बाद ये तो आगे ये हो गए हमारे इसके इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं, ठीक है। अब इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या बोलता है कि डीपीएसपीज को लागू करने के लिए किसी भी कानून को अनुच्छेद 14 या 19 के संबंध में उचित होना चाहिए, ठीक है। एक्सेप्शन हमने दो देखे थे सिर्फ, 39A और 39C। बाकी इनको लागू करने के लिए हमारे आर्टिकल 14 और 19 के अनुकूल होने चाहिए। उसके बाद अब इनकी क्लासिफिकेशन पहले आते, मैंने बोला था ना 3 टाइप। पहले आएंगे सोशलिस्टिक, ठीक है। अब सोशलिस्टिक में कौन कौन से आएंगे हमारे? पहले आता है आर्टिकल 38। अब आपने ये ध्यान से याद रखना, लिखना नहीं है आपको। 38 में क्या बता रहा है? ये बता रहा है, ये कब ऐड किया गया है? हमारे 44th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें जोड़ा गया है। क्या? प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग। लोगों का वेलफेयर प्रमोट कर रहा है, क्या सिक्योर करके? सोशल ऑर्डर, जस्टिस, ठीक है, न्याय, सोशल न्याय, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। ये बेसिकली अगर हम इस क्रक्स की बात करें ना, ये लोगों के बीच समानता लाने की कोशिश हो रही है, ठीक है। किस वजह से? क्या क्या कर रहा है ये? जस्टिस, जस्टिस कौन कौन सी बात है? हम आपको पता है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह के जस्टिस की बात की है। कौन से? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये तीनों तरह के जस्टिस लाने की बात कर रहा है। और इनइक्वालिटी, जो मतलब इनइक्वालिटीज है, जो असमानताएं हैं, किसके आधार पर? इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज, इनको खत्म करने की बात कर रहा है। तो नटशेल में हम क्या करेंगे? ये सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के निर्देश दे रहा है कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि क्या कि स्टेट की अलग अलग धारणा हो। जिसके पास ज्यादा पैसा हो उसके लिए कुछ अलग तरह का रवैया हो, जिसके पास कम पैसा हो उसके लिए अलग तरह का रवैया हो, या जिसकी पॉलिटिकल अलाइन कुछ अलग हो उसके लिए अलग रवैया हो, या जिसकी कुछ अलग पार्टी है उसके लिए अलग रवैया हो। उसके बाद हमारा आर्टिकल 39 किस किस चीज को सिक्योर करने में हेल्प कर रहा है? स्टेट पॉलिसी मस्ट सिक्योर एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। आजीविका के कमाने के लिए ना उसके प्रॉपर मीन्स को सिक्योर करने का काम किसका है? हमारे स्टेट का है। ये स्टेट ने करना है। रिसोर्सेज सब में बराबर बांटने हैं, जो भी अगर कुछ रिसोर्सेज हैं वो सब में बराबर बांटने हैं। और जो वेल्थ है, जो धन है, उसका एक इंसान के पास इकट्ठा होने से उसको रोकना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक इंसान के पास जो सारा धन इकट्ठा होता रहे, बाकी समाज का सारा वर्ग गरीब रह जाए।
उसके बाद क्या करना है, अगर मैंने आपको बोला था मैन एंड वुमेन इक्वल काम कर रहे हैं तो उनको इक्वल पे देनी चाहिए, ये वाला आपसे पूछ लिया जाता है कई बार। ये आपके सारे पॉइंट्स याद रखने की, ये कौन से आर्टिकल में बात हो रही थी। आपने नटशेल में सिर्फ एक याद रखना है, जहां भी समानता की बात हो रही है ना, एक लॉजिकली मतलब वो कि बराबर, जिस वजह स्टेट के जो काम करने से सब बराबरी पे आएंगे, वो हमारे 39 पे ही आएंगे। क्योंकि क्या होता है, अभी तो आपको क्लास में पढ़ते पढ़ते लग रहा है ना कि ये हो जाएगा, जब बाद में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती है ना, फिर हम पहुंच हो जाता है। तो एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए मैं वही बोल रही हूँ कि 38 पे सबसे पहले एक मतलब इंस्ट्रक्शन दी गई है, फिर 39 आया हमारा, 39 में अब अलग फिर हेल्थ और उसके लिए, ठीक है, कि भाई हेल्थ जो हमारे वर्कर्स हैं उनके लिए प्रॉपर हेल्थ की फैसिलिटी हो, ठीक है, और बच्चों को जबरदस्ती काम के ना किया जाए। ये वाला हमारा एक फंडामेंटल, उसमें भी हमने फंडामेंटल राइट में भी देखा था ना, हाँ, कि वहां पर आप किसी को जबरदस्ती मतलब बच्चे को क्या बोलते हैं, हाँ 14 साल से कम बच्चे को हम कई काम पे नहीं लगा सकते। उसके बाद 42nd अमेंडमेंट, यहाँ पर ना जब भी आप पढ़ते हो आपने क्या क्या पॉइंट याद रखना है, मैं आपको तभी बोलती हूँ कि सारा पढ़ने की स्मार्ट स्टडी की जरूरत है। क्या याद रखना है, अब ये चीज नहीं आ गई ना हमारे 42nd में, ये ध्यान में रखो कि 42nd में क्या आया था, ये आया था अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। एक बच्चे के अच्छे से स्वस्थ विकास के अवसर प्रदान करना भी स्टेट का काम है। अब आया हमारा 39A। 39A बोलता है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड फॉर पुअर। ये भी याद रखना है, गरीबों को जो क्या बोलते हैं मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान की जाए। इसमें आप देखते होंगे ना क्या होता है, टाइम पे लीगल कैंप लगते हैं ना, लोक अदालतें लगती है, लीगल कैंप लगते हैं, ठीक है। या कई बार ये होता है कि आप मूवीज वगैरह में भी देखते हैं कि भाई मैं गरीब हूँ, मेरा कोई केस लड़ने वाला नहीं है, फिर सरकार एक वकील अपॉइंट करती है, ठीक है। तो वह जो गरीब है, ठीक है, उनके लिए फ्री में क्या है, कानूनी सहायता उनको फ्री में प्रदान की जाएगी। क्यों, अदरवाइज जो मतलब वकील हैं या कुछ क्योंकि ये कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं ना जहाँ पर इंसान को अगर नॉलेज ना हो तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब बेचारा कोई गरीब होगा, उसके पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो वकील हायर कर पाए या किसी प्रकार की लीगल हेल्प ले पाए, तो स्टेट का ये दायित्व है कि वो उसको ये प्रोवाइड करे। फिर आर्टिकल 41 आता है हमारा, राइट टू वर्क। क्या क्या राइट है इसमें, वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस टू प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज एंड सिकनेस, ठीक है। कब कब, अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, बूढ़े हो या बीमार हो, इन तीनों केसेस में आपको काम, एजुकेशन देने का काम किसका है, सरकार का है। इसमें आप क्या देखते हैं, बेरोजगारी भत्ता मिलता है, ठीक है। ओल्ड एज में क्या है, ओल्ड एज पेंशन मिलती है, और बीमारी में क्या था, कईयों को जिनको बड़ी क्रिटिकल बीमारियां होती है ना, उनके लिए भी सरकार टाइम पे अलग अलग स्कीमें बनाती है। अब जब आप ये देखोगे ना, अब ये आपने कहाँ रिलेट करना है, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ना, इकोनॉमिक्स में स्कीमें पढ़ते हो ना, स्कीमें अलग अलग स्कीम्स पढ़ोगे, या जब आप HP की में देखोगे कि कौन कौन सी स्कीमें हैं, तो उन स्कीमों को बनाने के पीछे का माइंड क्या है, यही है कि उनको पहले से निर्देश दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया कि आप इन मैटर पे क्या है, स्कीमें बनानी है। उसके बाद आता है कि मैटरनिटी रिलीफ 42 में, मैटरनिटी रिलीफ, और जब कोई वुमेन है वो प्रेग्नेंट है, उसको काम की जगह उसके साथ अच्छा व्यवहार हो, उसके साथ कोई बुरा व्यवहार ना हो। तो अब आपने देखा है ना क्या होता है कि हमारे को मातृत्व अवकाश मिलता है, एक वो वाला, और दूसरा हम इसको किसके साथ जोड़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स में आप एक स्कीम देखते हैं, आजकल एक स्कीम चल रही है मातृवंदना योजना, कि जब प्रेगनेंसी होती है या कुछ ऐसी स्कीम चलती है ना कि प्रेगनेंसी में आपको पौष्टिक आहार अगर आप नहीं खुद ले पा रहे हो तो आपको आंगनबाड़ी से आके आपको पौष्टिक आहार देंगे, वो आपको भी देंगे और बच्चे को भी देंगे। बच्चे वाला वो हमने देखा था ना, हेल्दी डेवलपमेंट वाला, ठीक है। अब हम क्या देख सकते हैं, आप मैं वही बोल रहा हूँ, आपने कैसे रिलेशन बनाना है, जितनी भी आपकी स्कीम जब आपके दिमाग में आ रहा हो ना कि वो सच में यहीं से उठा के वो बना, इन्हीं मैटर्स पे वो स्कीमें बना रहे हैं, इन्हीं मैटर्स पे वो स्कीमें क्यों बना रहे हैं, उनको पहले निर्देशित किया गया है कि आपने इन्हीं मैटर्स पे काम करना है एज ए स्टेट,
उसके बाद क्या है कि टू सिक्योर लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स। जो भी काम कर रहे हैं, जो श्रमिक हैं, उनको एक मिनिमम वेज सरकार ने तय किया होता है ना, कि आपको मान लो मनरेगा में जो काम करता है, हर साल आता है ना, जब बजट होता है, बजट में बताया जाता है कि रोज की इतनी दिहाड़ी होगी, जो पार्ट टाइम है उनकी दिहाड़ी इतनी होगी, जो डेली वेजेस है उनकी दिहाड़ी इतनी होगी। वो किस स्टैंडर्ड को पूरा करें कि उनको इतना पैसा मिले कि वो अपनी जिंदगी की ना, जो रोजी रोटी चल सके, प्रॉपर वो अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सके, उनका खान पान और रहन सहन का खर्चा उससे चल सके। उसी आधार पे वो वेजेस तय किए जाते हैं। ये वो किसके अंडर आते हैं? हमारे आर्टिकल 43 के अंडर। आर्टिकल 43A में बताता है कि ये अगेन हमारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को क्या बोला था हमने, जब हमने पीछे पढ़ा था, हमने उसको एक नाम दिया था, ये 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला था ना, कि उस वक्त बहुत सारे चेंजेस आए थे। तो देखो कितने इंपॉर्टेंट चेंजेस आए थे कि हमने क्या चीजें करनी है, जो भी वर्कर हैं, जो काम कर रहे हैं, वो भी वहाँ की मैनेजमेंट का हिस्सा बन सके। अब ये वाला, इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा वर्कर यूनियंस बनी होती है। वर्कर की बात वो नहीं है जो बिल्कुल ही श्रमिक है, जो भी काम कर रहा है वो वर्कर है, ठीक है। वर्कर यूनियन बनती है ना अलग अलग टाइप की, वो क्यों? ताकि वो भी मैनेजमेंट में का हिस्सा बन सके। अब आर्टिकल 47 बोलता है हमारा, जो न्यूट्रिशन लेवल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और हेल्थ, ये इंप्रूव करने हैं अपने लोगों का। अब न्यूट्रिशन लेवल, जो हमारा पोषण का स्तर है, उसको इंक्रीज करना है। उसको इंक्रीज करने के लिए सरकार क्या करती है? हम देखते हैं ना कि डिपो पे राशन मिलता है, अगर बाहर दालें महंगी है, डिपो पे सस्ते दाम में मिल रही है, ठीक है। वो क्यों है? वो ताकि उनके वो शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स है वो जाते रहे। फिर उसके बाद, और उसमें भी क्या होता है, उसमें भी ये होता है कि जो बेचारे और जो गरीब हैं, जो बीपीएल में है या अंत्योदय में, उनको और सस्ते रेट पे मिल रहा है, कि ताकि उनका जो भरण पोषण है ना, वो इंश्योर किया जा सके। तो वो किसमें आएगा? हमारा 47 में। और हेल्थ, ठीक है, उनकी हेल्थ के लिए हम क्या देखते हैं? हेल्थ में भी देखते हैं कि सरकार अलग अलग टाइम अलग अलग योजनाएं चलाती है। कार्ड की स्कीम कोई चलाएगी कि अच्छा आपका ये आयुष्मान कार्ड बनेगा तो आपका इतने अमाउंट तक का इलाज फ्री हो जाएगा, अदरवाइज क्या, जिसके पास पैसे हैं वो इलाज ही नहीं करवा पाएगा। उसके बाद ये तो हो गए हमारे सोशलिस्टिक। अब आता है गांधीवादी, जो गांधी के प्रिंसिपल के साथ चलते हैं। इसमें पहला आता है आर्टिकल 40, ये बोलता है कि विलेज पंचायत की ऑर्गेनाइजेशन करनी है। विलेज पंचायत के ऑर्गेनाइजेशन से क्या होगा? अगर पंचायत लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वहां पर क्या होगा कि जो सबसे, अगर हम हायरार्की की बात करते हैं ना, गांव के लेवल का इंसान भी राजनीति में या विकास में कंट्रीब्यूट कर पाएगा। पंचायत के ऑर्गेनाइजेशन से वो होगा ना कि सबसे नीचे लेवल पे अगर हम कहीं डेमोक्रेसी की बात कर सकते हैं, लोकतंत्र की बात कर सकते हैं, तो वो कहाँ आएगा? हमारे पंचायत में। क्योंकि पंचायत के इलेक्शन आपको पता है ना होने वाले, तो क्या होता है, तो एक एक घर का एक एक मेंबर मतलब इंटरेस्ट के साथ काम करता है। तो बिल्कुल रूट लेवल तक लोगों को जोड़ने के लिए ग्राम पंचायत होनी चाहिए। फिर दूसरी बात करता है आर्टिकल 43 हमारा कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में। कॉटेज इंडस्ट्री होते कुटीर उद्योग, छोटे छोटे, वो लगाने हैं हमने। फिर उसके बाद क्या है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज 97 अमेंडमेंट एक्ट 2021 में, इसमें चेंजेस किए गए, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समितियां बनती है ना गाँव में, छोटी छोटी, देखी होगी आपने, वो बनानी है हमने, वो आता है आर्टिकल 43B में। फिर 46 बताता है हमारा टू प्रमोट। अब ये किसकी बात कर रहा है? एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ, ये वाला भी पूछ, कई बार आपको ना अलग से पूछ के जाते हैं, जैसे 46, 47, ठीक है, ये दो तो आपको पूछ ही नहीं जाते हैं। किसके? SC, ST और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ऊपर तक अब हमने सोशलिस्टिक में देखा कि सरकार का कर्तव्य है सबके इंटरेस्ट बराबर प्रमोट करने हैं, पर यहाँ पर थोड़े स्पेशल किसको मिलना चाहिए? जो SC है, जो ST है, या जो समाज का कमजोर वर्ग है, उनके लिए जो कुछ स्पेशल प्रोविजन है वो आपने यहाँ पे लानी है, कि ताकि उनका क्या हो, उनको सोशल जस्टिस मिले, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, वो बराबरी पे आ जाए बाकी लोगों के। उसके बाद 47 में हम आपको बोलता है
प्रोविजन एंड कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेशन ड्रिंक एंड ड्रग्स, नशीले जितने भी पेय और पदार्थ हैं उनके ऊपर सरकार को रोक लगानी चाहिए। अगेन आपने ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, ये वाले जस्टिसेबल नहीं है, ये सिर्फ राय दे रहे हैं सरकार को कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये आदेश होते तो शराब बिकना बंद हो गई होती। पर ये किसके, सरकार की जुडिक्शन पे, हम ऐसे स्टेट्स भी देख रहे हैं ना, गुजरात हम देखते हैं, वहां पे शराब बिल्कुल बैन है, सरकार पर निर्भर करता है ये। जैसे हिमाचल में तंबाकू बैन है, वो भी एक तरह का नशीला पदार्थ है ना, तो ये सरकार ने क्या करना है भाई, इनको भी बैन करना है। उसके बाद स्लॉटर ऑफ काउ एंड इम्प्रूव देयर ब्रीड, कि गाय का जो गाय का वध है उसको रोकना है और उनकी ब्रीड को अच्छा करने में सरकार ने मदद करनी है। उसके बाद आते हैं हमारे लिबरल। लिबरल में क्या आता है हमारा, पहले तो आता है आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, सबके लिए एक जैसा कानून होगा। उसके बाद ये वाला अभी न्यूज में था पीछे रिसेंटली, जैसे 2 साल पहले क्या था कि जो उत्तराखंड है वो पहला राज्य बना है यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनाने वाला, ठीक है। उसके बाद 45 आता है, ये अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन की बात करता है, कब तक, अप टू द एज ऑफ 6। आपने देखा होगा ना, इसके अंतर्गत ही क्या है, हमारे आंगनबाड़ी में बच्चों को प्रॉपर खाना वगैरह मिलता है। 6 साल तक के बच्चों को प्रॉपर केयर और एजुकेशन की बात हो रही है। फिर 48 में बोल रहा है कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न और साइंटिफिक तरीके से करना है। कृषि और जो पशुपालन है उसमें मॉडर्न तकनीक्स लानी है और उनको साइंटिफिक तरीके से करना है। अगर ये चीजें करेंगे तो क्या, जो ग्रास रूट पे जो ये लोग ये काम कर रहे हैं उनकी पैसे में, आय में वृद्धि होगी ना, लोगों का वेलफेयर की बात हो रही है यहाँ पे। फिर आता है हमारा आर्टिकल 48A, ये फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है कि जंगलों को बचाना है, वाइल्ड लाइफ को बचाना है। ये भी आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार, ये आर्टिकल 48A किसके साथ डील करता है। फिर 49 बात करता है हमारे जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, ऐतिहासिक जितने भी हमारे स्मारक हैं, उनको हमने प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, उनकी हमने रख रखाव करना है, प्रॉपर उनको प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद आता है 50, ये वाला भी पूछ लिया जाता है कि जो न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग करने के जो निर्देश है वो कहाँ दिए गए हैं, वो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आर्टिकल 50 में दिए गए हैं। फिर आर्टिकल 51 बताता है क्या, कि हमने इंटरनेशनल पीस को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बरकरार रखने के लिए अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बनाने हैं, कोई ऐसे कानून नहीं बनाने हैं जिससे प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। ये हमारा था इंटरनेशनल पीस वाला जो आर्टिकल है वो है हमारा आर्टिकल 51। अब ये हमारे उसके बाहर कुछ डायरेक्टिव, कुछ निर्देश ऐसे हैं जो हमारे पार्ट 4 के बाहर है, ठीक है। वो कौन से हैं, ये वाले भी आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कई बार कि उसके बाहर कौन कौन से, आपने प्रॉपरली ऐसे याद रखना है। आर्टिकल 335 है, वो बताता है SC एंड ST को सर्विस में क्लेम का दावा करने का। 350A है मदर टंग, इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग, की मातृभाषा में निर्देश। अभी हमने रिसेंटली हिमाचल में देखा ना कि अब ये कानून ला रहे हैं कि पहाड़ी भी एक दिन बच्चों को सिखाई जाएगी। क्यों, मतलब वो क्यों सिखा रहे हैं, अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या है, हम लोग अपनी जो मतलब मदर टंग है ना उससे पीछे होते जा रहे हैं। हिमाचल में लोगों की क्या मतलब हमारी तो क्या बोलते मातृभाषा क्या थी, पहाड़ी थी ना, गांव में पहले सब पहाड़ी बोलते थे। अब धीरे धीरे जैसे मॉडर्नाइज हो रहे हैं ना, अब हम पहाड़ी में बोलते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं खुद पहाड़ी नहीं बोल पाती, पर मैं ये बोलूँगी हाँ मैं समझ सकती हूँ, मैं बोल नहीं सकती, ये अच्छी बात नहीं है ना। हमारे को अपनी संस्कृति को हम प्रिजर्व तभी कर सकते हैं, ठीक है, जब हमारे को अपनी मातृभाषा बोलनी आएगी। हम इंग्लिश और हिंदी में तो बिल्कुल अच्छे से प्रोफेंसी से बोलते जा रहे हैं, पर जो हमारी रूट्स है ना वहाँ से अलग होते जा रहे हैं। तो इसमें अब देखो सरकार अब कदम उठा रही है ना, जब ये चीज़ नोटिस में आ रही है कि भाई बच्चे दूर होते जा रहे हैं,
कि ठीक है स्कूलों में एक दिन अब पहाड़ी भाषा भी बताई जाएगी, सिखाई जाएगी। अभी रिसेंटली न्यूज में था ना कि हाँ भरमौर में एक स्कूल का वो आया था ना, वीडियो वायरल हुआ था कि देखो वो क्या है, वो कहीं ना कहीं अपने कल्चर को, एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि हम 4 किताबें पढ़ लें, एजुकेशन का मतलब हम एजुकेशन कभी हमारे को ये नहीं सिखाती कि हम अपने रूट्स से अलग हो जाए, है कि नहीं। तो वो अपने रूट्स के साथ जुड़े, वो अगर मतलब अपनी गद्दी लैंग्वेज में मतलब प्रेयर बोल रहे, प्रार्थना बोल रहे, उसमें कोई बुराई नहीं है। उसके बाद आता है आर्टिकल 351, ये कई बार पूछ लिया जाता है। 50A और 51, 50 है हमारा हिंदी लैंग्वेज की डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है, 50A बात करता है मदर टंग के बारे में, मातृभाषा के बारे में। मातृभाषा अलग हो सकती है, ठीक है, और जो हिंदी हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है, दो अलग अलग चीजें हैं ये। मातृभाषा हमारी मदर टंग होगी, वो राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है। अब ये बता रहा है अगर फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट के बीच कोई कंफ्लिक्ट हो जाए तो उसमें कौन सुप्रीम होगा, कौन क्या होगा, इसके रिगार्डिंग भी अलग अलग केसेस हुए हैं। पहले तो हुआ है हमारा चंपकम केस 1951 में। जो चंपकम केस हुआ है 1951 में, इन्होंने बताया है कि अगर कोई भी विवाद होता है फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बीच, तो फंडामेंटल राइट को महत्व दिया जाएगा। ठीक है, एक ये पॉइंट बताया। दूसरा बोला कि जो भी हमारे डीपीएसपीज है उनको पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की हेल्प से। फिर आया हमारा गोलकनंदा केस, गोलकनाथ केस 1967, हमने पीछे भी देखा था ये ऊपर। उसमें ये बोला कि पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट विच आर सार्वनाथ, की जो संसद है वो ऐसे किसी भी मतलब फंडामेंटल राइट को नहीं हटा सकती है। यहाँ भी फंडामेंटल राइट की सुप्रीमेसी की बात कर रही है, क्या कि डीपीएसपीज को अमेंड करने के लिए, फंडामेंटल राइट इंप्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट को नहीं आप हटा सकते, एक्सेप्ट दो हमने देखे थे ना एक्सेप्शंस, 39A और 39C, ठीक है, कि फंडामेंटल राइट्स को ऐसे अमेंड नहीं कर सकते कि वो डीपीएसपीज, अब जैसे एक वो हमने देखा था कि सबको मतलब क्या कि जो बच्चे हैं बच्चों को एक प्रॉपर 6 साल तक वो है क्या बोलते हैं, या मातृभाषा आप कोई देख लो कि मातृभाषा का वो है, तो हम सबको ये नहीं इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि आपने सबने क्या करना है, क्या बोलते उसमें बात करनी है, मातृभाषा में बात करनी है। क्यों? ये कॉन्स्टिट्यूशन मेरे को राइट दे रहा है कि मेरी भाषा का चयन मैं खुद कर सकती हूँ, मुझे किस भाषा में बात करनी है वो मैं खुद चयन कर सकती हूँ, मेरे को कोई आके इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। मैं ऐसा रूल नहीं बना सकती कि हमने भी मातृभाषा को क्या बोलते संरक्षण देना या हिंदी भाषा को संरक्षण देना, तो ये आपके हाथ से रूल बन गया है कि कोई क्या बोलते इंग्लिश में बात नहीं करेगा या कोई मातृभाषा, सब मातृभाषा में बात करेंगे। तो क्या है बेनिफिट की बात यह है कि डीपीएसपीज को लागू करने के लिए आप किसी के फंडामेंटल राइट का हनन नहीं कर सकते। उसके बाद आता है हमारा 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 1971। इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी संसद है उसके पास ये अधिकार है कि उसने अगर फंडामेंटल राइट को हटाना है, वो कैसे हटा सकती है किसी भी फंडामेंटल राइट को? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके वो किसी भी फंडामेंटल राइट को हटा सकती है। ये कहाँ डाला गया? ये 1971 में। अभी इसके ऊपर हम देख रहे थे, इसके ऊपर हम बोल रहे थे कि फंडामेंटल राइट्स को हटाया नहीं जा सकता, पर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करके वो उनको हटा सकती है। फिर वहां पर कौन सा एक नया आर्टिकल डाला गया? 31C। कौन से वाला? वही जो मैंने बात की थी 39B और 39C। हमने बात की थी ना ऊपर की 39B और 39C से इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर हमारे के लिए अगर कोई मतलब सरकार रूल बनाती है तो उनको इस आधार पर वॉइड नहीं घोषित किया जा सकता कि वो 14 और 19 को वॉयलेट कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा अगेन केशव नंदा भारती केस 1973 का। अब
यहाँ हमारे इसमें बोला गया था ना कि जो ये लॉ बने हैं इनको कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो सेकंड प्रोविजन था हमारा उसको इनवैलिड घोषित कर लिया गया और बोला गया कि जो जुडिशियल रिव्यू है, ये वाला जो जुडिशियल रिव्यू है वो बेसिक स्ट्रक्चर है कि जो हमारे क्या बोलते हैं जुडिशरी है उसके पास राइट है कोई भी आदेश तुमने पारित कर दिया ना उसको रिव्यू करने का कि ये एथिक मतलब सही भी है या नहीं है। अब यहाँ क्या बोल दिया था कि कोई भी लॉ हम बनाएंगे कोर्ट में उसको कुछ नहीं मतलब क्या बोलते हैं उसको कोर्ट वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, पर यहाँ इसको वो हटा दिया गया। अब अगेन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है, वहां पर अगेन वही डाल देते हैं ये वाला, ठीक है। ये यहाँ पर इन्होंने प्राइमेसी दे दी आर्टिकल 14 और 19 को, जो भी डीपीएसपीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी लॉ जो है उसको वॉइड नहीं बनाया जाएगा अगर वो वॉयलेट करता है हमारे 14 और 19 को। जो ऊपर बोला था ना कि भी अगर उसके रिगार्डिंग बनाया तो 14 और 19 को वॉइड भी करेगा तो चलेगा। वो ये उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर कि जो 14 और 19 है वो डीपीएसपी से ऊपर ही है। उसके बाद आता है हमारा मिनरवा मिल केस। अब ये हम इसमें यहाँ पर हम क्या देखेंगे, क्रोनोलॉजी देखेंगे ना, साथ में चले कि पहले ये बोला, अच्छा फिर उसके बाद ये हुआ, फिर यहाँ ये बोला, फिर इसको काउंटर करने के लिए फिर इस बार केस हुआ, फिर मिनरवा मिल केस में बोला कि जो हमारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में जो ये रूल बनाया था ये इनवैलिड है। ये आपको एग्जाम में लिटरली ऐसे भी पूछा जाएगा, पर सिर्फ मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए बता रही हूँ ना, क्यों जो ये 14 और 19 वाला है ये बहुत बार बोला गया है। कभी बोला ये ठीक है लागू करो, फिर बोला नहीं ये ठीक नहीं है इसको निकालो। ये कई बार में पूछ लिया जाता कि कौन सा आर्टिकल्स थे वहाँ पे इम्पोर्टेंट, तभी मैं बार बार 14 और 19 पे वो कर रही हूँ कि 14 और 19 को इम्पोर्टेंस हर जगह दी ही जा रही है। अब यहाँ इन्होंने मिनरवा मिल केस में स्टार्टिंग में बोला था कि वो काम करेगा, एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए बिटवीन किसके, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के। और ये वाला हमारा खत्म हो गया। अब अगला आता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य क्या है। अब जो मौलिक कर्तव्य हमने पहले स्टार्टिंग में बताया था कि ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। पहली लाइन आपने ये याद रखनी है इसके रिगार्डिंग, बिल्कुल पहली लाइन ये आपसे बिल्कुल पूछ ली जाएगी कि जो हमारे फंडामेंटल जो ड्यूटीज थी वो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी या नहीं थी, या सीधे ये ही लाइन डाल दी जाएगी। अब ये कब ऐड हुई, ये ऐड हुई हमारे अगेन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको मिनी संविधान बोला गया 1976 में। और हमने एक चीज बताई थी कि ये कौन सी कमेटी, मैंने स्टार्टिंग में बताया था एक कमेटी बताई थी जिसकी रिकमेंडेशन पे ही आई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो इम्प्लीमेंट की गई थी। अब ये कहाँ से इंस्पायर की गई है, यूएसएसआर से, ठीक है, जो सोवियत संघ है वहां के कॉन्स्टिट्यूशन से ये इंस्पायर की गई थी। उसके बाद क्या है, एक जो फंडामेंटल ड्यूटी है लेटेस्ट जो ऐड हुई है वो ऐड हुई है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। ये वाला पूछ लेंगे कई बार, जो लेटेस्ट कब ऐड हुई है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना, जो आपसे संविधान संशोधन है, वो कौन कौन से पूछे जाएंगे, जैसे 42वां है, इसके पूछे जाने के बहुत सारे चांसेस है। 72, 73 जहाँ कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है, या जैसे लेटेस्ट ये ऐड हुआ है, या 2011 वाला हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला देखा था। उसके बाद हमने क्या बोला था कि ये स्वर्ण सिंह कमेटी के उस पे डाले गए थे। ये स्वर्ण सिंह कमेटी ने ये रिकमेंड किए थे कि भी ऐसे क्या 8 फंडामेंटल ड्यूटीज उन्होंने रिकमेंड की थी, कब, 1976 में। उसके बाद अब कौन कौन से हैं ड्यूटीज, ये आपको कई बार पूछ ली जाती है कि क्या ये और फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐसा ना रटने वाला कुछ नहीं है। आर्टिकल सिर्फ एक है 51 है,
रटने वाला कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको प्रॉपरली ऐसे देखोगे ना, लाइन बाय लाइन, तो ये आपको यही से हो जाएगा। पहला क्या है कि हमने संविधान का पालन करना है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है। इंपॉर्टेंट चीज जो आपने याद रखना, राष्ट्रीय गीत मेंशन नहीं है वहां पे, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है। अब जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, ध्यान से देखना है वहां पे एंथम है या सॉन्ग है। पेपर में आपसे ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं और ऐसे ही जवाब दर्ज करते हैं। दूसरा क्या पूछेंगे, जो फ्रीडम के जो हमारे नोबल आइडियाज है स्वतंत्रता के, ठीक है, जिन्होंने स्वतंत्रता को क्या बोलते, स्वतंत्रता दिलाने में जो योगदान दिया, उनके आदर्शों का पालन करना है, ठीक है। इंडिया की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी है। इंडिया की क्या करनी है, हमने सोवेरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी की रक्षा करनी है। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनने का पता क्या चांसेस है, पहले वाला वीडियो में मैक्सिमम चांसेस अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये बनेगा, फिर क्या बनेगा कि किस कमेटी के अंडर आए, कौन सा आर्टिकल है, ठीक है, और अगेन कि क्या बोलते हैं, कब आए, कहां से इंस्पायर्ड है। अगर आपका आह्वान किया जाए तो आपको तब राष्ट्र को अपनी सेवाएं देनी है। कॉमन स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड मतलब भाईचारे की भावना का आपने निर्माण करना है। देश की संस्कृति और विरासत को संरक्षित करना है। उसके बाद क्या है, पर्यावरण की रक्षा करना। ये कई बार पूछ लेते हैं कि क्या ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, ये राइट्स में नहीं है, ड्यूटीज में है, ठीक है। साइंटिफिक टेम्परामेंट हमने अपना डेवलप करना है, ठीक है। और ये भी हमारे अगेन फंडामेंटल ड्यूटीज में, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको हमने उसका सेफ गार्ड करना है, उसको संरक्षित करना है, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी, और वायलेंस नहीं करना है। उसके बाद है हमारा टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल, कि व्यक्तिगत रूप से हमने खुद को अच्छा बनाना है। अगर हम व्यक्तिगत रूप से अच्छे बनेंगे तभी हम देश को अच्छा बना पाएंगे। और 6 से 14 साल के बच्चों को हमने शिक्षा का अवसर प्रदान करना है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये वाला जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी ये ऐड की गई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2006 से, ठीक है, जिसमें ये बोला गया कि एजुकेशन को कंपलसरी बना दिया। कहाँ कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को जो एजुकेशन है वो कंपलसरी होनी चाहिए। डीपीएसपीज में कहाँ तक की बात होती, सिर्फ 6 साल तक की बात होती। फिर अब ये आगे हमारी 14 साल तक। अब ये 14 साल तक हम देखते हैं ना, उसके बाद कौन सा वो आया था, स्कूलों में चला था ना, एक रूल बना था, ये भी बोला गया था कि 14 साल तक के बच्चों को हम फेल नहीं करेंगे। हाँ, फ्री एजुकेशन का भी, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, कि आपको जो क्या बोलते हैं 14 साल तक का बच्चा है उसको, इवन ये प्राइवेट स्कूल में भी है कि आप किसी बच्चे को मतलब एजुकेशन देने के लिए, मतलब एडमिशन देने के लिए मना नहीं कर सकते। वहाँ पे जो गरीब है, कई कुछ ऐसे लॉज भी है, कितने % सीट्स में उन्होंने गरीब बच्चों को ही पढ़ाना है, नहीं करते हैं मैम कई स्कूलों में, जिसमें उनसे फीस भी नहीं ली जाएगी, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के अंदर। अब इसके इम्पोर्टेंस फीचर क्या क्या है, ठीक है। जो फंडामेंटल हमारी ड्यूटीज है वो सिर्फ नागरिकों की है, फॉरेनर्स की कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ये तो मतलब जो ये फंडामेंटल ये वाली है ना ये, और आपने सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है, एक क्या एग्जाम में पूछा जाता है कि टैक्स पे करना हमारी ड्यूटी है, नहीं, वो फंडामेंटल ड्यूटी में शामिल नहीं है, ठीक है। टैक्स पे करना हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में शामिल नहीं है, ठीक है। ये याद रखना है कि ये वाला सवाल कई बार पूछ लिया जाता है, जब फंडामेंटल ड्यूटीज लिखते हैं ना, वहाँ आएगा कि टैक्स पे करना, हम लोगों को लगता है हाँ यार ये तो मॉरली हमें करना चाहिए, पर वो फंडामेंटल ड्यूटीज में शामिल नहीं है। अब उस पर ही आती है हमारी एक वर्मा कमेटी, ये कई बार कमिटीज भी पूछ ली जाती है। वर्मा कमेटी ये बनी है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज पे, कब 1999 में। इसमें क्या बोला गया है? ये इसमें हमारे क्या बोला गया कि जो लीगल प्रोविजन फंडामेंटल ड्यूटीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया,
हमने मतलब हम फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐसे नहीं इम्पोज कर सकते, पर कुछ दूसरे तरीके से कुछ लीगल प्रोविजन बना सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज में हमने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को हमने देखा था ना कि हमारी ड्यूटी है कि हमने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लीगल प्रोविजन क्या बताया उन्होंने, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 डाल दिया। फिर अगेन जैसे मान लो हमने एजुकेशन वाली की बात की, तो उसको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए वो कोई दूसरा वे निकाल देंगे, ठीक है, कि भी जो स्कूल का करिकुलम है, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, वो इस तरह के होने चाहिए कि जो जो मतलब जैसे प्रोफेशनल एजुकेशन शुरू होनी चाहिए, कि ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो रही है। अब ये वाला था हमारा प्रॉपर फंडामेंटल ड्यूटीज में, तो मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत ही देखना है हमें जो इम्पोर्टेंट जिसमें कि टैक्स पे करना हमारी ड्यूटी नहीं, ये बिल्कुल याद रखना है। ये हमारा आज का लेक्चर हो गया। कल हम फिर नेक्स्ट देखेंगे हमारे अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, कैसे कैसे अमेंड करते हैं। अब अभी तक हम बात कर रहे थे ना बार बार ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, ये वाला हुआ, उसको अमेंड सच में करते कैसे हैं, क्या क्या रूल होते हैं, वो हम कल देखेंगे।